आंतरिक लोकतंत्र यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव कैसी सिचुएशंस पैदा करता है, इसका ताजा उदाहरण है इस अनआंसर्ड क्वेश्चन को लेकर अनिश्चितता जारी रहना, एक अनसर्टेनिटी जारी रहना कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज इस बारे में कुछ कहना कठिन है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जाएंगे, या यदि जाएंगे तो उनकी जगह आखिर कौन लेगा। नमस्कार, जॉस संधि देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले बीते दिनों राजस्थान में जो कुछ हुआ और जिससे कांग्रेस नेतृत्व और वो भी सीधे गांधी परिवार की सत्ता को एक तरह से सीधी चुनौती दी गई, उसे लेकर अशोक गहलोत ने भले ही खेद जता दिया हो, लेकिन ये नहीं लगता कि वो आसानी से हथियार डालने वाले हैं और सब कुछ नेतृत्व यानी कि आलाकमान पर छोड़ने को तैयार हैं। अब इसका प्रमाण भी है उनका ये स्टेटमेंट कि सर्वे से नए मुख्यमंत्री का फैसला हो जाए, और इसी के साथ उन्होंने जिस तरह यह कहा कि वो कुर्सी पर रहें या नहीं, लेकिन अपने समर्थक विधायकों को नहीं भूल सकते। उससे यदि कुछ पॉइंट आउट हो रहा है तो यही कि मेजॉरिटी लेजिस्लेटर अब भी उनके साथ है, और इसकी पुष्टि तब भी हुई थी जब 90 से अधिक विधायकों ने दिल्ली से गए कांग्रेस सुपरवाइजर के मन मुताबिक प्रस्ताव पारित करने के स्थान पर त्याग पत्र देने की पहल की थी, और इस प्रस्ताव के तहत अगले मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय सोनिया गांधी को करने की सहमति देनी थी। उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया क्योंकि इससे कांग्रेस आलाकमान की किरकिरी हुई, और इसीलिए अशोक गहलोत की गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को लेकर प्रश्न उठे, और उसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए और उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले ली। यह लगभग तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन यह प्रश्न यथावत रहेगा या है कि राजस्थान में आगे क्या होगा, पता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर किस रूप में सामने आएगा, लेकिन क्या अशोक गहलोत ये बताएंगे, जिस सर्वे की वो बात कर रहे थे उसी संदर्भ में ये बात है कि क्या वो ये बताएंगे कि 2018 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो क्या उस वक्त कोई सर्वेक्षण हुआ था। वास्तव में इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि अपने देश में राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र का शायद दिखावा ही करते हैं। खैर, आज इस मसले पर हमारे आज के कुछ सवाल हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ इस तरीके से ये सवाल पेश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले वो सवाल हम देख लेते हैं। आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान में शुरू हुए घमासान का आखिर समाधान क्या है। सवाल यह भी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर गहलोत कुर्सी बरकरार रख पाएंगे। सचिन पायलट के बारे में आपका क्या ख्याल है? सचिन पायलट अभी रेस से बाहर हैं या फिर वो इन है? अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट पर भारी पड़ गई है? अशोक गहलोत को सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से आखिर समस्या क्या है? क्या आपको लगता है कि पंजाब की तरह राजस्थान भी खो सकती है कांग्रेस? मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, क्या लगता है आपको, सोनिया गांधी के रबर स्टाम्प हैं या फिर गेम चेंजर हैं वो, या गेम चेंजर साबित होंगे? और एक ये बड़ा अहम सवाल है, इन सवालों से थोड़ा सा इतर, देश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चयन जब उसके सिलेक्शन की बात होती है, ये उस तरीके से क्यों नहीं होता? क्योंकि आलाकमान पर देखिए हर वक्त छोड़ दिया जाता है ये फैसला, तो ये उस तरीके से क्यों नहीं हो सकता जैसे अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के संदर्भ में हुआ है? एक बार फिर से मैं सवाल रखूं कि व्हाई कांट द सिलेक्शन ऑफ द सीएम or the PM in the country be done in the same way as in the case of Prime Minister in Britain now? या फिर और भी कई देशों में इस तरीके से ही एक जो प्रक्रिया है वो होती है, तो वो प्रक्रिया यहां पर क्यों नहीं हो सकती है? ये उस संदर्भ में हमारा सवाल है जब हम देखते हैं कि चाहे वो सीएम का सिलेक्शन हो या पीएम का सिलेक्शन हो,
जहां तक सीएम सिलेक्शन की बात होती है तो हाई कमान पर जो है फैसला वो छोड़ दिया जाता है। मोस्टली इस तरीके की ही जो है स्थिति वो रहती है, इस तरीके का ही परिदृश्य सामने रहता है। तो ये वो सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी दर्शकों से अपील है कि कृपया आप स्ट्रेट टॉक से आज हमारे साथ जुड़े, अपनी बात शो के माध्यम से उठाइएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी आपको कहेंगे कि हमारी ये यहाँ पर पूरा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो प्रोसेस विचार है, उसको हम समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसका हल निकालने की कोशिश करें। और प्रयास में आज स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आज हमारे साथ पैनल में राजनीति की बेहद सदी हुई पकड़ रखने वाले, समझ रखने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एडवोकेट आशुतोष शर्मा जी हैं। और उनके साथ साथ हमें कांग्रेस की ओर से अपनी बात रखने वाले कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप हमारी जो एक कहे निष्पक्ष पत्रकारिता है उसको अपने समर्थन से मजबूत बनाने में हमारा प्रयास जो है जारी है। तो उसमें आप भी हमें हेल्प आउट कीजिएगा, क्योंकि आपके कॉल्स का हमें इंतज़ार रहता है। तो आपके जो एक विचार हैं वो लोकतंत्र के हम कहें एक जो पिलर्स होते हैं जर्नलिज्म के, उसको मजबूत हमें बनाते हैं और इससे हमको भी एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो इसलिए आपका सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी, आशुतोष जी, वेद जी। क्योंकि लोकतांत्रिक देशों की यही खूबसूरती रहती है कि यहां पर सब कुछ एक स्क्रीन प्ले की तरह नहीं होता, एक पटकथा की तरह नहीं होता है। कहीं से भी कहानी जो है वो एक कहीं ना अप्रत्याशित मोड़ ले ही लेती है। राहुल गांधी अपने छवि प्रबंधन पर, अपने एक इमेज मैनेजमेंट पर मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव उनका चेहरा चमका देगा। यहां भी धारा विपरीत दिशा में मुड़ गई। राजस्थान के कारण उनकी छवि मुश्किल में पड़ गई। मध्य प्रदेश गया, पंजाब गया तो उन पर राजस्थान को भी गवा देने जैसे हालात अब पैदा करने के आरोप लग रहे हैं। वेद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैं पहले करूंगी। पहले पंजाब में भी बड़ा सियासी संकट छाया रहा और हुआ यूं कि हाथ से ही निकल गया। अब वही सिचुएशन जो है वो राजस्थान में है। कहीं खो तो नहीं देंगे? ये क्या हो रहा है? गीत उदय जी, आशुतोष शर्मा जी, एडवोकेट जी और स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और साथ में दशहरे के पर्व की शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं असत्य पर सत्य की जीत होगी और बुराई पर अच्छाई की विजय होकर एक बेहतर दुनिया और बेहतर भारत और एक समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गीत जी, आपने आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठाया। लोकतंत्र के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत आवश्यक है जी। और जो राजस्थान का घटना चक्र है वो आपको यही दर्शाता है कि राजस्थान के द्वारा आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में कितना लोकतंत्र है और जो सत्तारूढ़ दल है, जो दूसरा राष्ट्रीय दल है देश का, भाजपा, उसका भी प्रदर्शन करता है कि कांग्रेस के घटना चक्र को देखकर विजय रूपानी जी ने टिप्पणी की कि मुझे रात को फोन आया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। मैंने इस्तीफा दे दिया और आज तक मुझे यह मालूम नहीं कि मुझे क्यों हटाया गया था। ये दो दलों के आंतरिक स्थिति का वर्णन छोटी छोटी टिप्पणियां और राजस्थान की घटना करती है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो घटना चक्र हुआ वो कांग्रेस के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं था। जो कांग्रेस के विधायकों ने बात रखी वो ठीक है, परंतु जो उन्होंने समानांतर बैठक की वो गलत थी। कांग्रेस के विधायक यही बात जो विधिवत सीएलपी की बैठक बुलाई थी उसमें जाकर कह सकते थे और इसीलिए सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस में बेशक ये परंपरा है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा या नेता कौन होगा, इसका हम निर्णय हाईकमान पर छोड़ते हैं। परंतु ये तो एक प्रस्ताव होता है जो कांग्रेस की 75 साल की परंपरा है।
उसके साथ हर एक विधायक को 1-to-1 जो अपने पर्यवेक्षक होते हैं वो मिलते हैं और हर एक विधायक की क्या राय थी ये हाईकमान को बताया जाता है और उस राय के आधार पर ही फैसले होते हैं। पर सर यहाँ पर और तो कांग्रेस विधायकों में कौन मुख्यमंत्री में ही एक बनता है गुटबाजी इसके नजर आ लिए रही है कई ना। दिन लग जाते हैं सबकी राय जानने के लिए। हम्म परंतु हमारे विधायकों ने जल्दबाजी कर दी, उसकी वजह से ये घटना चक्कर और परिस्थितियां पैदा हो गई। पर ये कहना कि पल पल कांग्रेस में बदली है। लोकतंत्र का भाव है, पल पल बदली मैं है। इसको नहीं पल मानता। पल बदली है सर। लोकतंत्र है और क्या पूछना चाह रही थी आप? हाँ जी जी, बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि घटनाक्रम जो है बदलता रहा और सर उसमें हम कहेंगे कि एक लंबा गैप भी नहीं था, ये तो पल पल बदलता हुआ नजर आया है। मैं इसी पर, हाँ, आपने वेद जी जो कुछ कहा है मैं उस पर आशुतोष जी का भी टेक जरूर लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं कायदे से। लास्ट बात जी बिल्कुल, कायदे से एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। बगावत एपिसोड से अशोक गहलोत मजबूत हुए हैं या फिर कमजोर हुए हैं, आज इस टैगलाइन के साथ इस प्रोग्राम की जो चर्चा है हमारे दो खास मेहमानों के साथ आज हो रही है। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों का भी स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी प्रोग्राम में, आशुतोष जी और विद्रोही जी। यह हमें क्यों कहना पड़ रहा है, हालांकि बार बार कहना पड़ता है, लेकिन ये फिर क्यों कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में जो कुछ हुआ है, या आप थोड़ा सा जब हम पीछे चले जाएं तो वो उन राज्यों की भी बात करें जो कांग्रेस के हाथ तो चले गए। राजस्थान में इस वक्त जो हो रहा है वो अशोक गहलोत या सचिन पायलट की संज्ञा नहीं है। ये चरित्र कांग्रेस का एक जैसे सर्वनाम है उसके साथ जुड़ गया है। ये सर्वनाम जो है वो अलग अलग संज्ञा के साथ हमें ये बताता रहता है कि हमारा जो एक राजनीतिक व्याकरण है ना, वो सत्ता में भागीदारी के साथ शुरू होकर वहीं पर खत्म हो गया है। और इसी संदर्भ में आज हम एक अलाकमान संस्कृति की भी बात कर रहे हैं। हाईकमान पर जो एक फैसला छोड़ दिया जाता है, हम उस कल्चर की भी बात लगातार कर रहे हैं। तो आज जब हम राजस्थान के साथ साथ कांग्रेस की सिचुएशन की एक बार फिर से बात जब कर रहे हैं, वो भी अभी हाल ही के दिनों में जैसे पल पल सिचुएशन बदली है, संकट जो है बदला, जैसे विद्रोही जी ने भी कहा कि ये जो संकेत है वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो राजनीतिक व्याकरण है सत्ता में भागीदारी के साथ शुरू होकर वहीं पर खत्म हो गया है। इसे किसी एक व्यक्ति या परिवार की नैतिकता से जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि ये कांग्रेस का एक आंतरिक चरित्र बन चुका है। क्या ये वाकई सही है? यदि आप भी इससे सहमत हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल यदि हमारे मेहमानों से आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो डू कॉल अस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। यहाँ पर मैं आशुतोष जी से चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करूंगी ब्रेक के बाद। आशुतोष जी, ब्रेक में जाने से पहले विद्रोही जी ने जो कुछ कहा कि राजस्थान में जो कुछ हुआ है एक अच्छा संकेत, उन्होंने भी इसे नहीं माना है। आप इस पूरी सिचुएशन को, जो ये एपिसोड हुआ, बगावत का जो एपिसोड हुआ, उस वहां से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है, उस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम काफी समय से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत चलती है, तो पार्टी में बदलाव चाहते हैं कि पार्टी के शीर्ष अध्यक्ष का जो बदलाव होना चाहिए। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी पार्टी है और पिछले 50-60 वर्षों से परिवारवाद चलता आ रहा है और जनता आज परिवारवाद से उब चुकी है। जो कांग्रेस के जितने भी कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आजाद और अन्य नेता धीरे धीरे पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। पार्टी के सदस्य जब चाहते हैं कि अब इसमें बदलाव हो तो देश की समीकरण कुछ बदले। आज कांग्रेस पार्टी की एक टाइम में इतनी अच्छी मेजोरिटी में 60 वर्ष के लगभग कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है और पिछले कुछ वर्षों में देख रहा हूँ निरंतर कांग्रेस पार्टी का पतन होता जा रहा है। बड़े बड़े कद्दावर नेता छोड़ करके जा रहे हैं। 5 राज्यों को अभी कांग्रेस पार्टी होकर के चुकी है। आने वाले राज्यों में गुजरात में, राजस्थान में जो भी जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य क्यों नहीं इस चीज को समझ पा रहे, ये मेरी भी समझ से बाहर है। लोगों ने ओपन में कह दिया, जैसे भी मेरे भाई कह रहे थे कि लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन आज की तारीख में जो एक नेता आज में एक अच्छा समय गुजार चुका है, जो हिम्मत है, उसको ओपनली पब्लिकली भूल गए, कपिल पब्लिकली बोल के चले गए और नेताओं ने बोल दिया। लेकिन जो कम साहस जुटा पा रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष के सामने अपने मत को नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं,
वो पार्टी में चुपचाप बने हुए हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है कि पंजाब जैसा राज्य जिसपे कांग्रेस की बहुत मजबूत पकड़ थी और कांग्रेस शासित प्रदेश रहा है, एक आप पार्टी दिल्ली से बाहर निकली और एकदम आप पार्टी ने जाके पंजाब राज्य पर अपना कब्जा जमा किया। कब्जा भी नहीं जमाया कि पूर्ण बहुमत, किस बहुमत से आप पार्टी आई है किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आप जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो इस बात को सोचें। आप एक कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 7 तारीख से पिछले महीने की एक भारत जोड़ो अभियान शुरू किया 150 दिन का, जिसके लिए वो निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि देश पार्टी को तो जोड़ नहीं पा रहे, घर अपने खुद को जोड़ नहीं पा रहे, देश जोड़ने की बात करें। देश तो अटूट ही, भारत तो शुरू से एक जुड़ा हुआ देश है, देश खंडित नहीं है। उनको पार्टी जोड़ने की बात करनी चाहिए, अपने घर में आत्मचिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। कुछ समय के लिए वो अगर सत्ता से दूर रह करके किसी अन्य पार्टी के सदस्य को इसकी बागडोर संभालते सौंपते हैं तो शायद वो कांग्रेस पार्टी को कुछ उखाड़ पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी इस समय, जैसा तभी आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जो कि अपने डूबने के अंतिम कगार पर पहुंच चुका है। पार्लियामेंट में एक विरोधी पक्ष के अपोजिशन के रूप में वो इतने छोटे रूप में समेट चुकी है, ये हम सब के लिए सोचने की बात है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ मेजोरिटी आती थी। 380 385 के लगभग सदस्य कांग्रेस के ऊपर करते थे पार्लियामेंट में, और आज उसकी सदस्यता केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में रह गई है, 100 से भी कम सदस्य रह गए हैं पार्टी में। तो ये काफी समय से पार्टी को चाहिए कि पार्टी को विरोध तो चल ही रहा है, लोग उब चुके हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग कांग्रेस पार्टी को दिया, हर व्यक्ति छोटे से बड़ा ऊंची पोस्ट पे भी आना चाहता है। अगर कोई दफ्तर में कोई चपरासी की पोस्ट पे आता है, वो भी चाहता है कि मैं दफ्तर में एक अच्छी पोस्ट पर बैठकर आ सकूं। तो कांग्रेस में जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया और तन मन धन सब तरह से कांग्रेस पार्टी की उन्होंने सेवा करी, आज वो भी एक सपना तो देखते ही हैं कि हम भी किसी पार्टी के अच्छे पद पर आ सकते। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से परिवारवाद से लोग ऊब चुके हैं। पिछले 10 सालों में, 12 साल में जब जनता, बिल्कुल भारत की जनता कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद से ऊब चुकी है, और स्पष्ट रूप से भी जनता भी कहती है और सदस्य भी कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बैठ के चिंतन मनन करें इस विषय पर कि भाई थोड़ा बहुत समझ, वही चिंतन मनन क्यों नहीं हो रहा है, चिंतन मनन क्यों नहीं हो रहा है आपके साथ आशुतोष जी? यहाँ पर हम ये भी कहेंगे क्योंकि आपने कहा कि लोग जो है वो बदलाव चाहते थे कि कांग्रेस जो एक गांधी परिवार से इतर कोई चेहरा होता और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल ना होता तो ज्यादा अच्छा होता और अपने तरीके से वो चलाता। इस संदर्भ में हम देखें तो कई ऐसे जो वरिष्ठ चेहरे हैं वो इस वक्त अभी कांग्रेस में नहीं है। ये तो ये वही बात होगी ना वेद जी कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगा, ये डूबेंगे, ये जो मुहावरा है हम देखते हैं कि कांग्रेसियों ने जैसे ना ऑफिशियली रूप से अपने लिए सेव कर रख लिया है। इस मुहावरे को कांग्रेसी जो वो इतनी बार आजमाते दिखते हैं, एक बार नहीं हुआ है। इस पर तो जैसे दिखते हैं पार्टी की आधिकारिक मुहर दिख गई है। गीत जी, दुर्भाग्य से पिछले 10 सालों से कांग्रेस के प्रति मीडिया के अंदर संघी भाई बड़ी सुनिश्चित ढंग से नकारात्मक राजनीति पेश कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है। पिछले 20-30 सालों से कांग्रेस का, नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। मैं समझ गया, लेकिन ये परिवारवाद के बाद हम थोड़ा ना जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, सुन लीजिए ना आप मेरी जी। बात। 5 साल नरसिंह राव जी बने, 10 साल मनमोहन सिंह जी बने, और ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस सिमट रही है। आप ठीक कह रहे हैं, हमारी संख्या कम आई, पर आशुतोष जी विश्लेषण करने से पहले थोड़ा सा गहराई से अध्ययन कर लें। बीजेपी को 7.5 करोड़ वोट मिली थी, 7.5 करोड़, और फिर भी उनके 112, 115, 119 एमपी बने 2009 में और 2000 इसमें 7.5 करोड़ में उनके 2004 में उनके 100। हाँ, 2 मिनट है, थोड़ा जल्दी बात रख लीजिएगा। हाँ, ब्रेक पे जाएंगे हम। ठीक, सुन लीजिए मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए तो सही है आप। और कांग्रेस को पिछली बार भी 2014 में भी 12 करोड़ वोट मिली और अब भी 12 करोड़ वोट मिली।
सर हम पर लोकतांत्रिक प्रणाली की वजह से सीट कम हुई। हमें 12 करोड़ वोट मिली तो हमें डूबता हुआ जहाज कहा जा रहा है, और बीजेपी को 7.5 करोड़ वोट मिली, उनको कभी डूबता जहाज नहीं कहा गया। पर सर आंतरिक विरोध तो वहीं पर नजर आता है ना ज्यादा। नजरिया है। हमें 12 करोड़ वोट मिली, हम खत्म हो रहे हैं। 18 करोड़ बीजेपी को वोट मिली 2019 में, वो बहुत बड़ी पार्टी है। 22 करोड़ मोदी जी के गठबंधन को वोट मिली, वो बहुत बड़े नेता हैं। 16 करोड़ कांग्रेस के गठबंधन को वोट मिली, वो डूबता जहाज है। ये अपना बड़ा नजरिया है, हम इसमें रोक नहीं सकते। दूसरी बात, आपने कहा बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से छोड़ रहे हैं, पर कौन लोग छोड़ रहे हैं? जिन्होंने कांग्रेस में रहकर वर्षों तक मलाई खाई, जमीन पर कभी काम नहीं किया, राज्यसभा के नेता हैं। आपने गुलाम नबी आजाद का नाम लिया। गुलाम नबी आजाद ने, मुझे बता दे, पिछले 35 साल से कभी चुनाव लड़ा है क्या? 6 बार कांग्रेस ने उनको राज्यसभा का 5 बार उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। अब वो कह रहे फिर हमको बनाओ। अब कांग्रेस के पास रेवड़ी देने के लिए नहीं है, राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए ठीक है वेद जी, पर्याप्त लायक नहीं है। संकट की घड़ी में चले गए। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं। आशुतोष जी इस पर मैं आपको कमेंट जरूर दूंगी। पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है वेद जी, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, देखिए आपने अपनी बात कह दी। आशुतोष जी का हम उस पर रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज कांग्रेस के बगावत एपिसोड की बात हो रही है। यहाँ पर ब्रेक पे जाने से पहले हम वही कांग्रेस की स्थिति की बात कर रहे थे और वेद जी ने अपना वो एक पक्ष रखा था। ये जो सवाल है मेरा, ये दोनों से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए ये पहले भी बात उठ चुकी है कि चुनाव कि पहले ये कैसे पुख्ता हो गया कि अशोक गहलोत ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, और फिर उस वक्त ये मान भी लिया गया था कि वो हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। फिर दिग्विजय जी की एंट्री होती है और चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद प्रस्तावक की बात आई और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये पल पल सिचुएशन बदली। हम ये कहेंगे कि आप लोकतंत्र और नैतिकता को लेकर चुनिंदा नहीं हो सकते हैं कि फला जगह ऐसा करेंगे तो दूसरी जगह उसके विपरीत होगा। आप दिल्ली से पर्ची में सचिन पायलट का नाम लिखकर नहीं भेज सकते कि बहुत हुआ लोकतंत्र, अब वही पुराना लिफाफा तंत्र। अशोक गहलोत पर तो आरोप लगने लगे थे कि वो गांधी परिवार के कठपुतली के अध्यक्ष होंगे, कठपुतली अध्यक्ष होंगे, लेकिन गहलोत ने पहले ही कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं वेद जी आपकी गलत रणनीति ही तो है। आपको हमने सुना था ब्रेक पे जाने से पहले। आशुतोष जी इस पर मैं आपका टेक लूंगी। जी, मैंने कहा कि अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिए हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। सदस्यों के साथ 90 जो सदस्य थे। आशुतोष जी कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको फटाफट से हम सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हेलो जी 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 नमस्कार सतीश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी। बस मैं 2-3 छोटी बातें कहना चाहता था जी। सबसे पहले जी, पॉलिटिक्स इज ए मैटर ऑफ परसेप्शन। कभी कहा जाता था कि पॉलिटिक्स में संख्या जिसके साथ है जीत उसी की होगी, लेकिन अब देखा गया है कि संख्या के साथ साथ परसेप्शन यानी कि लोगों की मान्यता होना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए पिछले 8-7 सालों में बीजेपी, उसको कुछ करोड़ों वोट मिलते हैं, कांग्रेस को कुछ करोड़ वोट मिलते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बना जाती है उन स्टेट्स में, कांग्रेस को कुछ हाथ में नहीं आता। कई जगह तो इनको सरकार बनते बनते नहीं बना पाए। तो कीजिए, संख्या के साथ साथ लोगों का परसेप्शन, लोगों का विश्वास, लोगों की धारणा, ये जीतना भी जरूरी है। ये एक चीज शायद कांग्रेस वाले भूल गए कि खाली अब संख्या से आपकी जीत नहीं होगी, आपको लोगों के मन भी जीतने हैं। होंगे। उसके बिना
बिना आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। ठीक। और आखिरी बात जी मैं ये कहूंगा कि जहां जहां इस वक्त कांग्रेस का थोड़ा बहुत भी होल्ड है, किसी जमाने में कहा जाता सकता, पिछली अब 8-10 सालों की ही मैं बात करूंगा, पुरानी नहीं, कि जब कहते थे कि ऑपोजिशन तो कांग्रेस का नाम लिया जाता था। गीत जी अब तो ऑपोजिशन के नाम पे कांग्रेस भी साफ हो गई। क्यों? अब ऑपोजिशन में टीएमसी बड़ी स्ट्रांग आ रही है, एसपी बड़ी स्ट्रांग आ रही है, बीएसपी दूसरी पार्टियों के साथ मिलने की कोशिश कर रही है, साउथ की पार्टियां हाथ मिला रही हैं। तो अब तो अपोजिशन के नाम पे केवल कांग्रेस की तरफ देखना लोग भूल गए, अब वो दूसरी पार्टियों की तरफ भी देख रहे हैं। तो ये भी कांग्रेस को बहुत जल्दी सोचना चाहिए कि इनका जो अस्तित्व है एक अपोजिशन शक्ति के नाम पे, वो भी कम होता चला जा रहा है। लेकिन सतीश जी यहाँ पर ये भी बात है ना कि ये जिन पार्टियों के नाम आपने गिनाए हैं, हम ये कहेंगे कि कांग्रेस के बिना भी वो जो विपक्ष है वो अधूरा लगता है। गीत जी आगे कांग्रेस के बिना अधूरा लगता था, लेकिन अब उस विपक्ष में कांग्रेस की क्षमता जो है वो घटती चली जा रही है। मैं बार बार इसका नाम विपक्ष का और कांग्रेस का इसलिए लेता हूं, आज हमारे देश को शक्तिमान होने के लिए गीत जी एक अच्छे जो सक्षम एक जो अपोजिशन है उसकी जरूरत है। इसलिए हमें कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस को मैं राइट ऑफ नहीं करता, कांग्रेस की एक जो है अपनी एक अस्तित्व है, लेकिन ये भूलते चले जा रहे हैं, ये डाइल्यूट होते जा रहे हैं। ये एक इस तरफ ध्यान इनका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मुद्दे हैं लोगों के, जैसे लोग आजकल अपने आप को हर कोई बाहर के साथ कंपेयर करता है और हम जीत रहे हैं। भारत में आप देखिए एफडी जीत रही है, और दूसरे लास्ट एक एग्जांपल दूंगा, आज देखिए ये जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न है। गीत जी ये सारी बातों की वजह से लोग आज बीजेपी को ज्यादा इंटरनेशनलाइज्ड पार्टी समझते हैं। कांग्रेस इज ए टोटली लॉस्ट एंड फॉरगॉटन पार्टी। वो अपनी पार्टी की ही मिट्टी में जो है वो इस वक्त उनके हाथ जो है सने हुए हैं, वो उसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यही एक बात है कि कांग्रेस अगर अपनी दूसरी पार्टियों के साथ भी मिलके थोड़ा अपना सम्मानजनक जो है स्टैंड बना ले, बीजेपी के साथ मुकाबला बाद में करें, पहले अपोजिशन की एक अपनी शक्ति बना ले। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ पर सतीश चंद्र जी ने रखी। एकदम सदी हुई बात है कि पहले अपने आप को ठीक कर ले, अभी बीजेपी की बात बार बार ना करे, और दूसरी सबसे अहम बात, लोगों का दिल जीतना यहाँ पर बड़ा जरूरी है, और वो वही चीज जो है दूर हो रही है। गलत रणनीति हम कह सकते हैं उसके पीछे। आशुतोष जी अपनी बात रखिएगा। अभी देखिए, अभी सतीश चंद्र जी ने बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी में कहा, कांग्रेस पार्टी अपने घर को ठीक कर लेती है। कांग्रेस पार्टी के बिना संसद में ऐसा ही लगता है कि जैसे खाना बिना नमक के। अगर पार्लियामेंट में एक सशक्त अपोजिशन पार्टी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है। और अगर अपोजिशन पार्टी नहीं है तो लोकतंत्र की जो भी सत्ता दल है वो अपनी मनचाही कर सकता है। इस वर्तमान सरकार ने नए स्टार्टअप शुरू करे, नए आयाम दिए, और हम जो शस्त्रों को पहले भारत से आयात कर रहे थे, आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ गए हैं। काफी कुछ बदलाव आए हैं, वर्तमान सरकार ने काफी चेंजेस लाए हैं पुराने ढांचे में। अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अपने ढांचे में कुछ बदलाव लाए, अगर सत्ता से थोड़े से टाइम के लिए नेता को बदल करके देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आप निश्चय ही, मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी अपना पुराना वर्चस्व कायम करने में सफल होगी कुछ समय के बाद। लेकिन आज की तारीख में आप जनता से, आम जनता से जो है दूरी बनाते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने 5 राज्यों को खोया, 5 राज्यों के प्रभारी जो आपने खुद ने नियुक्त करे थे उनका आपने इस्तीफा लिया, लेकिन कांग्रेस का वो सदस्य प्रियंका गांधी जिन्होंने प्रभारी नियुक्त करे थे वो उस पद पे अभी भी कायम है। तो उनको अपना चिंतन मनन इंट्रोस्पेक्टिव वो देखना चाहिए कि हमारे उसमें समीकरण में कहाँ किस चीज की कमी रही कि जिससे हमने 5 महत्वपूर्ण राज्य खो दिए। आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी जनता से इतना दूर होती जा रही है, शायद इसका उनको अभी आभास भी नहीं है, और धीरे धीरे अपना वर्चस्व खत्म कर दे।
इसका भी बड़ा अफसोस होगा लोगों ने, क्योंकि काफी लोग ऐसे जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने अपना जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग कांग्रेस को दिया। उनके पिता बाबा बड़बाबा कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, उन्होंने देश की आजादी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करा। तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से परिवारवाद से हट करके एक जो पुराना नेता है पार्टी से जुड़ा है उसको एक दफा पार्टी की सत्ता दी जाए और कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार किया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि एक डूबता वो जहाज है जिसको कि मतलब बचाने का कैप्टन पूरा प्रयास करता है, लेकिन यहाँ मुझे कैप्टन देख रहा हूँ कि अपना ही सोच रहा है, लेकिन जहाज में सवार यात्रियों के बारे में कैप्टन कोई ख्याल नहीं। अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो अभी एज क्योंकि एक कहें मुहर तो लग ही चुकी है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर उनको अब देखा जाएगा, लेकिन एक बेहतर चॉइस उन्हें नहीं कहा जा रहा। चॉइस आपको आज की तारीख में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करके देख सकते कि मैंने आज मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर दिया, कल दूसरे को लाया, कल तीसरे को लाया। आज आप एक्सपेरिमेंट करने के उसमें नहीं है। इससे तो आप अगर आप 10 साल में डूबेंगे, 10 साल के डूबते डूबते 2 साल 3 साल में डूबते नजर आएंगे। आप ऐसे सशक्त कद्दावर नेता को लेकर के आए जिसकी जनता में एक्सेप्टेंस हो। कहीं से ला करके आपने कभी किसी को बैठा दिया, कभी किसी को बैठा दिया। एक अच्छे नेता का चुनाव कीजिए, जनता के बीच में जाइए, अपना बताइए कि जो कमियां रही हैं, हाँ कमी हर व्यक्ति में होती है, मेरे में भी कमी हो सकती है, आप में भी कमी, सभी में होती है। अपनी कमियों को मानिए, जनता के सामने कबूल कीजिए, कबूल करने के बाद उनको सुधार करने के लिए प्रयास कीजिए। आप दोबारा यू विल बाउंस बैक। वेद जी, कर्नाटक के परिदृश्य में ये सवाल होगा आपसे, क्योंकि खड़गे जी की अब यहाँ पर बात हो रही है, बेहतर चॉइस उन्हें नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन वी गो टू दक्षिण टू उत्तर, या फिर कहें कि वहां से पूर्वोत्तर का रुख करें, तो वहां तक तो देखिए उस देशव्यापी संगठन से उनका जो है कोई विशेष असर अभी नजर नहीं आता है, जहां तक हम खड़गे जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं जहां पर उनका वर्चस्व है, लेकिन ओवरऑल उन्हें हम एक बेटर चॉइस कंसिडर नहीं कर सकते हैं। खड़गे जी पहले मैं कहना चाहूंगा कि हारे हुए व्यक्ति पर हजारों आरोप लगाए जा सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये किस तरह के विश्लेषक हैं जो 12.5 करोड़ वोट लेने वाले को कहते हैं जनता का प्यार नहीं मिल रहा और 18 करोड़ वाले को बहुत ज्यादा प्यार मिल गया। ये किस बात के विश्लेषक है? यही बताते हैं ये पूर्वाग्रह ग्रसित है। पर सर स्थिति तो आपके सामने ही है ना, परिदृश्य तो आपने खुद एक्सेप्ट किया। पहला सवाल आपसे किया था, आपने खुद एक्सेप्ट किया। आपके सवाल पर आ रहा हूं ना, सुन लीजिए ना। जब आप नहीं सुनना चाहते वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो आपका अधिकार है। परंतु मैं इनके विश्लेषण पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि हाँ हम हार गए, हाँ हमारी संख्या कम है लोकसभा में, पर यह कहना 12.5 करोड़ वोटर वाली पार्टी को कि उसको जनता का ही प्यार नहीं है और 18 करोड़ वाली को जनता का बहुत प्यार। स्थिति आपके सामने है ना सर, स्थिति आपके सामने है। हाथ से निकले कई प्रदेश निकले हैं, पंजाब निकल गया, राजस्थान में भी वही स्थिति बनती है। सरकार की सरकारें बनती है संख्या के आधार पर और जनता का प्यार कितना है ये वोट के आधार पर तय होता है। आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए ना। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है कटु टिप्पणियां नहीं करता। ठीक है वेद जी, ठीक है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस जनता के प्यार पर आपकी टिप्पणी जरूर हम सुनेंगे। मुझे बता रहे हैं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, बगावत एपिसोड की आज बात। वेद जी, एक सीधा सा स्ट्रेट सवाल है आपसे, मैं चाहूंगी कि उससे आप प्लीज आप क्लियरली हमें उसका जवाब दीजिएगा। आज हालांकि बात तो आपने भी एक्सेप्ट की थी कि गुट जो है वो बन चुके हैं, कुछ नाराज विधायक हैं। मुझे आपसे ये जानना है, जो एक बड़ा आम सा सवाल भी है, आम लोगों का सवाल है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आज हमें दिखता है, जो राजनीति में अपना एक खासा इंटरेस्ट रखते हैं। गहलोत गुट साफ कहता है कि हमें मध्यावधि चुनाव मंजूर है, लेकिन सचिन पायलट मंजूर नहीं है, क्यों? और दूसरा एक सवाल इसके साथ ये भी जुड़ा है कि सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए भी जो समर्थक हैं, विधायक हैं, उन्होंने एक खामोशी की चादर आज क्यों ओढ़े रखी है? वेद जी,
किससे पूछ रहे हैं आप? जी जी वेद जी, आपसे, आप ही से सवाल था ये। देखिए ऐसा है लोकतंत्र के अंदर ये तय है कि विधायक जिसे चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। जिसे विधायकों का समर्थन नहीं है वो मुख्यमंत्री अगर जबरदस्ती थोप भी दिया जाए तो वो सरकार चल नहीं सकती। अब वो क्यों कह रहे हैं, जो आपने सवाल उठा कि पिछले 2 साल पहले जो राजस्थान का जो घटना चक्कर हुआ था उसकी वजह से कुछ कटुताएं हैं विधायकों में, और उन कटुताओं की वजह से वो ये बात कह रहे हैं। और लोकतंत्र के अंदर ये स्वाभाविक है, जब 102 विधायक पार्टी के किसी नेता को नहीं चाह रहे तो उसको अगर हाईकमांड या वैसे जबरदस्ती कैसे थोपा जा सकता है। ओके। बात तो सुननी पड़ेगी विधायकों की, और जो विधायकों की आम राय होगी, जिसके साथ बहुमत होगा, उसको ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है जो पहले किसी जमाने में होती थी कि भाई आप अलग में होते थे, विधायकों साथ नहीं होते थे, तब भी किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। पर आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है। आज जैसी स्थिति है कांग्रेस की, जैसे देश की स्थिति है, जिस तरह का दबाव बीजेपी सत्ता के बल पर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का दुरुपयोग कर पैसों की लालच देकर खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, उसके चलते अगर आपको अपनी सरकार स्थिर रखनी है, ठीक है, विधायक तो नाराज है, विधायकों की बात सुननी होगी। चलना ठीक है वेद जी, इसी से जुड़ा अगला सवाल, फिर अब आगे क्या, क्योंकि अब फैसला तो कांग्रेस हाईकमान के पास ही जाएगा ना, आगे क्या होगा? कांग्रेस हाईकमान ने ये नहीं कहा है कि राजस्थान फैसले पे विरोध नहीं था। गीत जी, फैसले पे विरोध नहीं था, विरोध इस बात पे था कि मीटिंग में विधायक क्यों नहीं आई, ये अनुशासनहीनता क्यों की। जो मीटिंग में विधायक कहेंगे वही तो बात हाईकमांड के पास जाएगी और उसी के आधार पर फैसला होगा। अब मीटिंग फिर होगी, उसके अंदर विधायकों की राय ली जाएगी और विधायकों की क्या राय है ये हाईकमांड के पास पहुंचाई जाएगी और उस राय के आधार पर ही फैसला होगा। हाईकमान ने ये नहीं कहा कभी भी कि भाई हम अपनी राय थोपेंगे। उन्होंने, ये तो लोग कह रहे हैं कि पर्ची भेज दी, फलानी भेज दी, ठीक है, विश्लेषण लोग हैं, अपने अपनी बात कहते रहते हैं, परंतु पर्ची देखी भी तो गई है ना, पर्ची को खुद पढ़ते हुए नजर भी आते हैं अशोक गहलोत मीडिया के सामने जब आते हैं। नहीं आए, मीटिंग दोबारा होगी और मीटिंग में जो राय निकलेगी। आशुतोष जी को सुन लेते हैं एक बार। जी आशुतोष जी, अपनी बात रखिएगा। मजबूत है, सशक्त है, वो तो अपनी बात खुल के कह देते हैं, लेकिन जो बेचारे कमजोर है वो अपनी बात को कह नहीं पाते, मन में अपनी बात को अपना व्यक्त नहीं कर पाते। पार्टी के नेता के सामने वो इतना डरते हैं, इतने भयभीत होते हैं कि वो अपने मन की बात को कह नहीं पाते। कपिल सिब्बल कह गए, ओपन में आया, कह दिया पब्लिकली, ओपन कह दिया कि पार्टी के जो उस पर शीर्ष स्थल पर चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, और नेता कह गए जो बेचारे नहीं कह पा रहे वो पार्टी में जमा हुए। आज की तारीख में जो मेन समस्या है, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सशक्त है, जो अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कांग्रेस पार्टी के साथ लगा चुके हैं, वो बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, किसी वक्त हम भी इस सीट पे बैठ सके, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रहा, वो नहीं कह पा रहे। अब जो विधायक थे कांग्रेस से 90 विधायक, उन लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी। अब सचिन पायलट विदेश में है, आपसे आज की तारीख में ये कहा जा रहा है अशोक गहलोत मध्यावधि चुनाव कराने के लिए तैयार है। मध्यावधि चुनाव क्यों नहीं, हमें जैसे अभी बात करी गई कि इंग्लैंड में जैसे कितना अच्छा तरीके से परिवर्तन हुआ कि एक प्रधानमंत्री स्टेप डाउन हुआ, दूसरा प्रधानमंत्री आ गया। इतना जो बड़ा खर्चा, अरबों खरबों हजारों करोड़ का खर्चा इलेक्शन पे होता है, उस खर्चे से बच जाए। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी का देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक इलेक्शन होने पे कितना हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का खर्चा होता है, उस खर्चे से बचाया जा सकता है। क्यों नहीं हम आपस में बैठ करके एक नेता का चुनाव कर लेते कि भाई ठीक है, अगर ये सत्ता को ठीक नहीं चला पा रहा, हम एक्सपेरिमेंटल तौर दूसरे को चला करके देख सकते हैं, तो उससे राज्य का भला होगा, पार्टी का भला होगा, जनता का भला होगा। हम सब नेता जो पार्टी में आते हैं, जो भी इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं, किसके लिए लड़ते हैं? अपने स्वार्थ के लिए या जनता के स्वार्थ के लिए? जनता उनको चुनती है कि वो उनके प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं राज्यसभा में या पार्लियामेंट में, तो जनता की जो समस्या है वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में डिस्कस कर सकें और उन समस्या का किस तरह से निवारण किया जा सकता है, हम कैसे समस्याओं को सुधार कर सकते हैं, कैसे समस्या का हल कर सकते हैं, ये जनता उनसे अपेक्षा करती है। कहीं पे कोई सड़कें अच्छी नहीं बनी, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं पे बिजली की व्यवस्था नहीं, कहीं रहन सहन की व्यवस्था नहीं, जनता इसलिए नेता का चुनाव करती है। अगर नेता का चुनाव
जनता ने किया और नेता उनकी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरते तो जनता को उनको हटाने का भी पूर्ण हक होना चाहिए। और चुनाव पे हजारों लाखों करोड़ का खर्चा करने की बजाय नेता को अपने आप ही उस पद से इस्तीफा दे करके दूसरे के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। इसमें कोई बुराई यानी कि सलाकमान संस्कृति को खत्म किए जाने की आज जरूरत है। जो अभी परिदृश्य है अभी फिलहाल राजनीति में, जो अभी संकट हमें नजर आता है खासकर कांग्रेस में, परिवर्तन बहुत जरूरी है। समय शासन परिवर्तन जरूरी है। मैं भी अपने उस राजनीतिक समीकरण में बदलाव लाना चाहूँ। ठीक। जी, क्योंकि आप इसको अपना पर्सनली ना लीजिए वेद प्रकाश जी कि मैं आपसे या कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूँ। मेरा तो एक अपनी सोच विचार है। मेरी सोच विचार हो सकता है आपको पसंद ना आ रही है, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का मेरे दिल में बहुत विशेष स्थान है और आपके लिए मैं बड़ा दिल में जगह रखता हूँ। आप इसको व्यक्तिगत रूप में मत। मैं दोनों मेहमानों से कहूंगी क्योंकि एक कॉलर भी हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त। जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। आप हमसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम को भी एक एज पे लेके जाना है। वेद जी, देखिए आपने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि संकट है और उस संकट को दूर करने की आज के समय की जरूरत है, लेकिन यहां पर ना एक जो रवैया है वो एक अड़ियल रवैया सामने आ रहा है। अशोक गहलोत ऐसा क्यों लगता है कि अपनी कुर्सी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और ये दिखा भी रहे हैं कि विधायक हमारे साथ हैं, या सचिन पायलट को लेकर भी एक रुख जो है वो अलग है। ये एक अड़ियल रवैया जो है वो नजर आया है। मीडिया के सामने कुछ और नजर आते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है उनका, माफी भी मांगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो एक सिचुएशन है, वो जो एक स्थिति है ना, वो एक बहुत अलग है। वो फेक लगती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ऐसा है, ये क्षणिक काल था, खत्म हो जाएगा और जो भी फैसला होगा वो सबकी राय से, आम राय से, आम सहमति से होगा। और उस स्थिति में परिस्थितियां चल चुकी हैं और बहुत जल्दी ये अनिर्णय की स्थिति खत्म हो जाएगी और सभी मिलकर एकजुट होकर राजस्थान में दोबारा हम कैसे जीते इसका प्रयास करेंगे। और जो भी समस्याएं थी वो कुछ तो खत्म हो चुकी हैं और जल्दी ही सीएलपी की बैठक दोबारा होगी और उसमें आम राय से सारे फैसले ले लिए जाएंगे और सभी लोग अपना अड़ियल रूप त्याग देंगे। इसमें आप देखते जाइए, स्थितियां नियंत्रण में है और सही दिशा की तरफ चल रही। चलिए, ऐसी आप उम्मीद करते हैं? हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी वही उम्मीद करते हैं। मैं दोनों अपने खास मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूंगी हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा का खास हिस्सा बनने के लिए। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रकाश जी। अंत में इतना कहेंगे कि ऐसी हालत में पार्टी द्वारा प्रजातांत्रिक उदारवादी का एक मुखौटा ओढ़ना कितना कामयाब होगा, ये आगे देखने की बात होगी। बच्चों, बुजुर्गों, औरतों, हाशिए के वर्ग के लोगों को गले लगाने की राहुल गांधी की तस्वीरें अभी जो आ रही है, उनकी छवि का ये प्रबंधन कैसा कर पाती है, मैनेजमेंट कैसा होगा, ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। और जैसा वेद जी ने कह ही दिया कि आगे जाकर एक परिवर्तन जरूर होगा, तो ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अंत में हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आज के प्रोग्राम को लेकर यदि आप कोई सुझाव या फिर कोई फीडबैक देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक और साथ ही साथ सुझाव भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत लेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।